नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं 8 मई 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करूंगा, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आज की पहली प्रमुख खबर है, पेज नंबर 1 पे आई हुई खबर है। पेज नंबर 1 पर आज आप देख सकते हैं, कल बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई। एक तो वैसे ही कोरोना वायरस नामक महामारी फैली हुई है, ऐसे में एक और समस्या आ गई। तो विशाखापट्टनम में आप देख सकते हैं कि विजाग गैस लीक क्लेम 11 लाइफ ओवर 350 हॉस्पिटलाइज। तो ये जो है न्यूज में आया है। केमिकल प्लांट जो कि विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार की सुबह एक गैस लीक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। हादसे में आसपास के गांव के हजारों से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 2 दर्जन लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। कृत्रिम रबड़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस स्टीरीन के प्रभाव, याद रखेंगे यह महत्वपूर्ण हो जाता है, स्टीरीन नामक गैस के प्रभाव से ऐसा हुआ है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण है। ये तो खबर है। अब इसके जो महत्वपूर्ण, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रश्न बन सकता है कि स्टीरीन गैस क्या है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस की रिसाव की दुर्घटना से लोगों के हताहत होने की खबर है। और यह प्लांट विशाखापट्टनम, आप जानते ही हैं, भारत का गहरा बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो के तटीय शहरी इलाके से करीब 15 किलोमीटर यह दूर स्थित है। रिसाव का कारण स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है, क्योंकि काफी दिन से बंद पड़ा था। तो इस रिसाव के कारण लगभग 5 गांव प्रभावित हुए हैं। गैस के 3 किलोमीटर के दायरे में फैलने की वजह से 5 गांव और लगभग 3000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो यह जो है, अब याद रखेंगे, यह संयंत्र, जिसके बाद यह संयंत्र के पास स्थित आर वेंकटपुरम के आसपास लगभग 5 गांवों में फैल गई। अब हम बात करते हैं स्टीरीन गैस है क्या। तो स्टीरीन गैस एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे एथिनेल बेंजीन कहते हैं, याद रखिएगा, एथेनल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। क्या है नाम, याद रखेंगे, एथिनिल बेंजीन के नाम से भी। साथ साथ इसे विनालेन बेंजीन और फिनाइल फ्राइन के रूप में भी जाना जाता है। स्टीरीन गैस का जो रासायनिक सूत्र है C6H5CH = CH2, याद रखेंगे इसका रासायनिक सूत्र क्या है। स्टीरीन गैस अत्यधिक ज्वलनशील कच्चे माल स्टीरीन का उप उत्पाद है। स्टीरीन के जलने से निकलने वाली गैस हवा में जहरीली होती है। रासायनिक गुणों के अनुसार स्टीरीन गैस हल्के रंग, कम और हल्की गंध वाला रसायन है। और इस गैस का प्रभाव क्या है, तो याद रखिएगा, स्टीरीन गैस श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। इसमें सीने में दर्द, हांफना, ऑक्सीजन की कमी और घबराहट होती है। यह धीरे धीरे फेफड़ों की मांसपेशियों की चलन प्रक्रिया को पूरी तरह रोक देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। स्टीरीन गैस के 10 मिनट तक के निरंतर संपर्क में रहने से मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मेन पॉइंट याद रखेंगे। और इसमें एक और खास बात है कि यह पॉलीस्टीरीन का निर्माण होता है यहाँ पर, जहां पर यह घटना हुई है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहरी इलाके से दूर स्थित एलजी पॉलीमर्स के प्लांट में जो आग लगी हुई है, तो यहाँ पर जो है, याद रखिएगा कि यह साउथ कोरियन कंपनी, चूंकि ये याद रखिएगा, इससे क्या होता है, कईयों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन है। तो गैस इतना खतरनाक है, इसके संपर्क में आने के बाद 10 मिनट में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और यह जो कंपनी है साउथ कोरियन एलजी का ही यह पॉलीमर्स प्लांट है। इस प्लांट में पॉलीस्टीरीन बनाई जाती है। इन प्रोडक्ट में होता है पॉलीस्टीरीन का इस्तेमाल, और इस पॉलीस्टीरीन का इस्तेमाल प्लास्टिक की सामग्री में भी किया जाता है। मतलब कि ये प्लास्टिक के खिलौने, जैसे प्लास्टिक टॉयज, कई तरह के उपकरण, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स को रखने वाले कंटेनर, पंखे का ब्लेड,
कल्टरी जैसे सामानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता है। इस प्लांट में स्टीरीन गैस का इस्तेमाल इन्हीं प्रोडक्ट में इस्तेमाल के लिए किए जाने वाला प्लास्टिक के लिए किया जा रहा था। तो याद रखेंगे, स्टीरीन गैस इतनी खतरनाक है कि जो लोग भी इसकी चपेट में आते हैं उसका नर्वस सिस्टम बुरी तरह से बिगड़ जाता है, आंखों पर गहरा असर होता है, सांस लेने में काफी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा सुनने की भी क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है क्योंकि स्टीरीन गैस बड़ी आसानी से ऑक्सीजन में मिक्स हो जाती है। हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ जाती है, लिहाजा लोगों का दम घुटने लगता है और इससे मौत हो जाती है। तो विशाखापट्टनम के कारखाने में स्टीरीन गैस का रिसाव, इसका कोई रंग नहीं होता। द्रव में इसका उपयोग पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, रबड़, फाइबर ग्लास बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के पाइप, ऑटोमोबाइल, कलपुर्जे आदि बनाने में इसके इस्तेमाल किया जाता है। तो यह जो है रही खबर, इसमें महत्वपूर्ण है, स्टीरीन के संपर्क में आने पर तत्काल आंखों और त्वचा को कम से कम 15 मिनट तक खूब सारे पानी से धोना चाहिए तथा प्रदूषित कपड़े और जूते उतार देना चाहिए, इससे बचाव है। तो अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव विभाग ने स्टीरीन को मनुष्य में कैंसर पैदा होने वाले संभावित पदार्थों की सूची में रखा है। परामर्श में कहा गया है यदि कोई गलती से इस ज्वलनशील द्रव स्टीरीन के नजदीक संपर्क में आ जाता है तो उसे अत्यधिक मात्रा में पानी पिलाना चाहिए और उल्टी कराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये तो रहा खबर महत्वपूर्ण। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, एग्जाम ओरिएंटेड। इसका फार्मूला भी याद रखिएगा स्टीरीन का। अब इसके बाद इसमें ढेर सारे शुरू हो गए हैं, जांच समिति बैठा दी गई है। इवन अमरावती से डायरेक्ट विशाखापट्टनम पहुंचे मुख्यमंत्री, उन्होंने जो हताहत हुए हैं लोग, 1 करोड़ रुपया जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको देने की बात कही है। तो इस खबर में दिया है कि नो साइंटिफिक स्टडी रिपोर्ट स्टीरीन गैस काजिंग डेथ। इसी में और घटनाएं हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल टू हियर मैटर टुडे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है विशाखापट्टनम में गैस रिसाव को संज्ञान में लिया है और इस मामले की सुनवाई आज संभावना है। इसमें जो है एनजीओ सेंटर फॉर वाइल्ड फेयर एंड इन्वायरमेंटल लिटिगेशन फाउंडेशन को इस घटना के बारे में जो है बताया जाएगा। इसमें न्यायाधीशों और अधिकारियों के इक्विवेलेंट एक संयुक्त सचिव के पद से कम ऊपर की एक समिति बैठाई जाएगी जिसमें इसके बारे में पता किया जाएगा, याद रखिएगा। और यहीं पर एक और भी साथ में खबर बता दे रहे हैं, एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकारों को विशाखापट्टनम में गैस रिसाव पर नोटिस जारी किया है और इस घटना की मीडिया रिपोर्टों के बारे में संज्ञान भी किया है और उसने कहा है कि मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन था। इसी के साथ साथ ट्रेड यूनियन भी मांग कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन ने भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर रासायनिक संयंत्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है ट्रेड यूनियन ने। उन्होंने पीड़ितों के मुआवजे की भी मांग की है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भी कहा कि घटना फिर से व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को सामने लाती है, न केवल उन लोगों के लिए जो कार्यस्थल पर हैं। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं, एनडीआरएफ की भी टीम पहुंची। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 10वीं बटालियन कमांडेंट जाहिद खान विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना में बचाव कार्यों की बारीकी से निगरानी की। 1200 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तो यह जो है महत्वपूर्ण, इतनी बातों को हमने इसमें लगभग मेन पॉइंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड बताया। एक प्रश्न है इसी पर आधारित, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस रिसाव की दुर्घटना हुई। ये सही घटना है। स्टीरीन एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कथन सत्य आता है, आंसर सी होगा। पेज नंबर 8 पे आई हुई खबर है, आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इन वेदर फॉरकास्ट पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, आप देख सकते हैं ना पीओके, और गिलगित तथा बाल्टिस्तान पर भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो याद रखेंगे, भारतीय मौसम विभाग ने पाकिस्तान को एक तरह से देखा जाए तो एक झटका दिया है, बड़ा फैसला लिया है भारत ने। अब मौसम पूर्वानुमान की लिस्ट में जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों को भी अलग से दिखाया जाएगा। लद्दाख, गिलगित, इस तरफ वाला पूरा लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान,
मुजफ्फराबाद, ये वाला मुजफ्फराबाद के हिस्से को जो है दिखाया जाएगा। और याद रखेंगे ये जो मुजफ्फराबाद है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। गिलगित और बाल्टिस्तान जो है इस पर पाकिस्तान का अवैध यानी गैर कानूनी कब्जा है। तो दिल्ली में मौसम विभाग की तरफ से जारी उत्तर पश्चिम भारत के लिए मौसम पूर्वानुमान की लिस्ट में मंगलवार से नामों में बदलाव दिखने लगा है। भारतीय मौसम विभाग का कदम सिर्फ ये नहीं लिखाता कि लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ भी ये इशारा कर रहा है कि अब बदलाव शुरू हो गया है। अच्छा, इस पर जो है ये इस तरह का निर्णय भारत ने क्यों लिया? क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने आदेश में कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान में अब चुनाव कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को बता दिया गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित पूरा कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे से इन क्षेत्र को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए। बल्कि विदेश मंत्रालय ने आपत्ति भी की थी। भारत इस तरह के कदमों को पूरी तरह से खारिज करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जे को छुपा नहीं सकते और न ही इस पर पर्दा डाल सकते हैं। पिछले 7 दशकों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है और उनका शोषण किया गया है। तो ये एक नई बात देखने को मिल रही है। याद रखेंगे तो उत्तर पश्चिम मानसून आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम मानसून का जो पूर्वानुमान किया गया है इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब राज्यों के पूर्वानुमान किया जा रहा है कि कहां पर किस प्रकार मौसम रहेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण खबर है, प्रीलिम विशेष खबर हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के लिए पूर्वानुमान की लिस्ट में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को शामिल किया। ये एकदम सही है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा। ये भी कथन सत्य है, अतः आंसर सी होगा। पेज नंबर 14 पे आई हुई खबर है सर्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस, WHO यानी WHO चिंतित है डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा के मामले में वृद्धि को देखते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 60% यानी यूरोप में 60% महिलाएं इस जो लॉकडाउन, नो डाउट बहुत ही अच्छा है, लॉकडाउन की वजह से आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इससे वायरस के प्रसार को रोकने में मदद तो मिल रही है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट आप देखिए, इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था तो समाप्त होती ही जा रही है, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, आप भारत की ही नहीं पूरे विश्व की यह समस्या है। और इसी के साथ साथ घरेलू हिंसा यानी इकोनॉमी को तो ये प्रभावित कर ही रही है, साथ ही घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। बढ़ती घरेलू हिंसा को देखते हुए WHO भी चिंतित है। यूरोप में 60% महिला घरेलू हिंसा के मामले में शिकार हैं। WHO के यूरोप स्थित ऑफिस ने चीफ ने कहा कि हम कोरोना वायरस महामारी के बीच बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, स्पेन सहित अन्य देशों में बढ़ती घरेलू हिंसा की खबरों को लेकर बहुत चिंतित हैं। और कहा गया है कि यूरोप के देशों में 60% महिलाओं के घरेलू हिंसा से प्रभावित होने की जानकारी आ रही है। हेल्पलाइन नंबरों पर आने वाली कॉल में 5 गुना अधिक बढ़ोतरी हो गई है। तो इस तरह से अगर प्रतिबंधात्मक उपायों को जारी रखा गया तो हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और बच्चों पर भयानक प्रभाव हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के डेटा का उल्लेख करते हुए यदि लॉकडाउन 6 महीने जारी रहा तो दुनिया में लैंगिक हिंसा करीब 3.1 करोड़ के अतिरिक्त मामले आ सकते हैं। अब भारत में भी इसका देख सकते हैं, आए दिन खबर आती रहती है। और अब तो लॉकडाउन की वजह से शराबबंदी जो थी उसको खोल दिया गया है, जिसकी वजह से अब और ज्यादा हिंसा बढ़ेगी। तो यह जो है एक चिंता का विषय है। इस पर यानी घरेलू हिंसा, इस पर मैं प्रश्न दे चुका हूं, इसलिए प्रश्न नहीं दिया मुख्य परीक्षा हेतु। बस इसको जानते रहिएगा, इन आंकड़ों को इकट्ठा रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आए थे एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं। पेज नंबर 11 पे आई हुई खबर है, यह भी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि यूएस पैड फॉर इंडियाज रोल इन अफगानिस्तान, यानी कि कह सकते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में आर्थिक विकास, पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता में भारत के रचनात्मक योगदान को मान्यता दी है। उन्होंने अफगानिस्तान में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता में भारत की महत्वपूर्ण और निरंतर भूमिका के लिए महत्व दिया है।
और बयान में कहा है कि भारत ने अफगान समाज में सिखों सहित सभी वर्गों के अधिकारों की शांति, सुरक्षा, एकता, लोकतांत्रिक और समावेशी राजनीति तथा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपना निरंतर समर्थन दोहराया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय वार्ता यानी श्री खलील जाद अफगानिस्तान और क्षेत्र में एक स्थायी शांति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने के कारण जो है दिल्ली में हैं। भारत 16 अप्रैल को, एक और आपको बता दूं, मैं उसको इस घटना को चर्चा कर चुका हूं, 16 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र समन्वित 6+2+1 ये क्या है, तो ये इस 6+2+1 में भारत नहीं था। तो इस तरह से भारत एक तरह से देखा जाए तो भारत को यहाँ पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाने की प्रयास किया गया था। हालांकि अफगानिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय वार्ता के लिए व्यापक 6+4 अब योजना बनाई जाएगी, तो उसमें भारत को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि भारत ने पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर, इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी मामलों में सहायता भारत करता है। तो ऐसे में भारत को क्यों अलग थलग किया गया? क्या भारत की प्रासंगिकता नहीं है अफगानिस्तान की शांति वार्ता में? तो यह सब कठिनाइयों को देखते हुए तो जो ये 16 अप्रैल को हुआ था, तो उससे भारत बहुत नाराजगी जताया था, क्योंकि अच्छा उसमें फिर यही कारण दिया गया था कि अफगानिस्तान की सीमा से संबंधित लोग हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं चाइना भी सीमा बनाता है, तजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और पाकिस्तान है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6+2 मतलब यूएसए एंड रसा यानी रूस और 1 अफगानिस्तान। लेकिन अब इसको 6+4 यानी 4 में भारत भी आ जाएगा, यूएसए, रूस और अफगानिस्तान तथा भारत की बात की जा रही। गठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और अन्य लोगों से बात कर रहा है अफगानिस्तान, उन्होंने संकेत दिया है जिसमें भारत शामिल होगा। तो इस तरह से जो है खलील जाद ने इस पर चर्चा की और वह खलील जाद इसके बाद पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये जो अधिकारों का संरक्षण है, तो इस तरह से अफगानिस्तान में शांति बहाली के मुद्दे पर आमने सामने बैठ गए हैं भारत और अमेरिका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है। तो भारत अमेरिका है इस पर मदद, क्योंकि अब देखो अमेरिका में क्या है, चुनाव के पहले पहले अपनी सेना को अपने देश में वापस ले जाना है, तो वह अब भारत को इसमें एक तरह से देखा जाए तो डाल देगा कि अब आप इसको देखिए। जहां कोरोना से जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम मची हुई है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की योजना का अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। तो इस क्रम में उन्होंने विशेष प्रतिनिधि जालमई खलील जाद को भारत भेजा। अब देख रहे हैं ना, ऐसे में भारत आना पड़ा। तो खलील जाद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से अलग अलग बात की और अफगानिस्तान शांति समझौते को लेकर गहन विमर्श किया। अस्थायी शांति के लिए पाकिस्तान के आतंकियों के पनाहगार को खत्म करना होगा, भारत ने ऐसा कहा। और भारत, अब आप देख सकते हैं जब से अफगान अमेरिका शांति वार्ता, जो तालिबान अमेरिका वार्ता हुई है, उसके बाद से अफगानिस्तान लगातार अशांति रहा है। तो भारत भी अब अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। यही वजह है कि एस जयशंकर व अजीत डोभाल ने खलील जाद के सामने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान स्थित आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक अफगानिस्तान में शांति संभव नहीं हो सकती। खलील जाद भारत के बाद पाकिस्तान जाने वाले हैं। भारत ने अफगानिस्तान में हालात बेहतर बनाने में काफी मदद की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक खलील जाद ने अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान में शांति प्रयासों की कोशिश के तहत उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका इस बात को स्वीकार करता है कि भारत ने अफगानिस्तान में हालात बेहतर बनाने में काफी मदद की। उन्होंने वहां भारत की मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं की, अमेरिका ने भारत से जो परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, संसद का निर्माण, सड़क का निर्माण, शिक्षा क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में भारत ने निवेश कर रखा है। तो उस पर जो है डोनाल्ड ट्रंप काफी खुश थे और उन्होंने कहा, भारत ने अपनी तरफ से बताया कि वह एक मजबूत व स्थिर अफगानिस्तान के लिए हर संभव मदद कर रहा है। तो खलील जाद से आतंकी वारदातों के बढ़ने और आम नागरिक सुरक्षा का मुद्दा भी भारत ने उठाया। तो भारतीय विदेश मंत्री ने खास तौर पर वहां हाल के दिनों में आतंकी वारदातों के बढ़ने और आम नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। तो इस संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू व सिख अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी उठाया, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। हिंसक घटनाओं में वृद्धि की वजह से वहां शांति स्थापित करने के प्रयासों को धक्का लगा है। तो भारत ने अफगानिस्तान में कोरोना फैलने को भी लेकर चिंता जताई है और बताया है कि इस संकट से उबरने के लिए वह पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ है।
तो यह जो है काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत अपने कूटनीतिक राजनीतिक प्रयासों के मद्देनजर पाकिस्तान को चारों ओर से घेर रहा है, एक तरह से आप देख सकते हैं। पेज नंबर 11 पे आई खबर है, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन, पिछली भी खबर जो है आईआर से थी, ये भी आईआर से ही है। वायरस अटैक वर्स देन पर्ल हार्बर, यानी पर्ल हार्बर से भी बदतर ये वायरस का हमला है। यानी ट्रंप कंटिन्यू टू टारगेट चाइना, सेज कोविड-19 कुड हैव बीन स्टॉप्ड इन द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति आरोप लगा रहे हैं कि यह चाहती तो चीन वहीं जहां पर यह वुहान में स्टार्ट हुआ था वहीं पर इस वायरस को समाप्त किया जा सकता था, लेकिन जो है इस पर चीन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और अमेरिका जो कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, आपने देखा होगा 2008 के सब प्राइम संकट में की वजह से आप देखिए कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अगर दिक्कत आएगी तो इससे अन्य जो विकासशील देश हैं उन पर, हमारे भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कोरोना महामारी को लेकर चीन पर फिर उंगली उठाते हुए ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पर कोरोना हमला पर्ल हार्बर और 9/11 की तुलना में एक बदतर हमला है, उससे भी ज्यादा घातक है। खतरनाक वायरस की चपेट में अब तक लगभग 75,000 अमेरिकियों की मृत्यु हो गई है। 12,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। महामारी की रोकथाम के प्रयास में किए गए उपायों के चलते दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज ठप हो गई है। अमेरिका में इसकी वजह से अब तक 3 करोड़, सोचिए 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इस तरह से व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक अमेरिका सबसे बुरे हमले से जूझ रहा है, यह अब तक का सबसे भयावह हमला है। यह पर्ल हार्बर और 11 सितंबर 2001 का जो WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था उससे भी ज्यादा भयावह है। इसे उसी जगह पर रोक दिया जाता जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसे चीन में ही रोका जा सकता था। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर की एक वायरोलॉजी लैब में हुई थी। उनका यह भी मानना है कि चीन ने कोरोना वायरस के प्रारंभिक संक्रमण के बारे में पारदर्शिता नहीं दिखाई। ट्रंप प्रशासन यह दबाव बनाने में प्रयास कर रहा है कि चीन सरकार अमेरिकी विशेषज्ञों के दल को जांच के लिए वुहान जाने की अनुमति दे। चीन हालांकि अमेरिका के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुका है और अमेरिका पर ही आरोप लगा रहा है कि वह महामारी से निपटने में अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, आर्थिक मंदी का अनुमान किया जा रहा है। यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का अनुमान है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आने वाली है। अब सोचिए जब ये मंदी की चपेट में आएगी तो विश्व की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, हमारे भारत के देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। तो जबकि व्हाइट हाउस के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की विकास दर 0 से नीचे रह सकती है। अमेरिका में हालांकि अब कोरोना के नए मामले और मौतों में कमी देखी जा रही है। इसी के चलते कई प्रांतों में आर्थिक गतिविधियां बहाल की जा रही हैं, लेकिन विशेषज्ञों का यह मानना है कि मई तक यह संख्या 75,000 क्या 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। सोचिए 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तो यह जो है बहुत ही कह सकते हैं, और आप भारत की भी स्थिति देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ ही रही है। अब यहीं पर 2 पॉइंट आए थे, पर्ल हार्बर की थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं और WTC की। तो पर्ल हार्बर जो है, जापान ने पर्ल हार्बर पर बरसाए थे बम, इसलिए उससे तुलना कर रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 सितंबर 1941 की घटना है को जापान की इंपीरियल नेवी के लड़ाकू विमानों ने हवाई द्वीप, हाँ अमेरिका का जो प्रांत है याद रखेंगे 49वां प्रांत हवाईयन द्वीप है जिसकी राजधानी होनोलुलु है, के पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था। इस बमबारी में अमेरिका के कई युद्धपोत 188 विमान जो थे तबाह हो गए थे और इस हमले में करीब 2403 अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु हुई। तो इस वजह से उन्होंने तुलना की। और यह 9/11 क्या है, यानी 9/11 मतलब 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के तौर पर इसे जाना जाता है। तब अलकायदा के आतंकियों ने विमान हाईजैक कर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर समेत 4 जगहों पर हमले किए थे और इस हमले से अमेरिका दहल गया था। इसमें करीब 3000 लोगों की जान गई थी। वहीं कोरोना वायरस की चपेट में आने से अब तक 75,000 की मौत हो। तो कह सकते हैं कि इन दोनों से बड़ा ये हमला है ये कोरोना वायरस। तो इस तरह से इस वजह से इस वायरस की तुलना इन दोनों हमले से बड़े हमले के की जा रही है। तो अमेरिका इस तरह के हर हमले से दहल जाता है क्योंकि उसके लिए देश के नागरिकों की रक्षा करना
पहली प्राथमिकता होती है। यदि किसी दूसरे देश में किसी अमेरिकी नागरिक की मौत हो जाती है तो अमेरिका उस देश के खिलाफ जंग तक छेड़ देता है। आपने देखा होगा इस WTC हमले के बाद ही आपने देखा होगा कि 18 साल तक तालिबान को ऊपर उसने अपना शिकंजा कसा। अब तालिबान अमेरिका शांति वार्ता के बाद सैनिकों को वापस, और उसमें भी आप देखिए कि 1 साल से चल रही वार्ता में लास्ट में आपने देखा होगा वार्ता के 1-2 महीना पहले पिछले वर्ष ही एकमात्र सैनिक की मृत्यु हुई थी तालिबान के द्वारा हमला, उस वार्ता को ही निरस्त कर दिया था। तो इसलिए अमेरिका के लिए प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक नागरिकों की रक्षा उसकी पहली प्राथमिकता। ऐसे में अमेरिका पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और इस समस्या को वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हालांकि चीन आरोप लगा रहा है कि वह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए चीन पर आरोप लगा रहा है। तो इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण खबर है और अर्थव्यवस्था अर्थ जगत से लिए भी इससे जो है हमारे देश विकासशील देश इससे प्रभावित होंगे। आज के संपादकीय पृष्ठ पे पेज नंबर 6 पे आया हुआ है कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, यानी एक महामारी के दौरान चुनाव का संचालन करना। यानी चुनाव आयोग उन उपायों पर विचार कर सकता है जो दक्षिण कोरिया, आपने देखा होगा कि जब बहुत तेजी से प्रसार हो रहा था तो दक्षिण कोरिया ने वहां पर इलेक्शन करा दिया, और इस बार दक्षिण कोरिया में आप देखिएगा कि सबसे अधिक मत पड़ा है वहां पर। यानी दक्षिण कोरिया में पिछले चुनाव की तुलना की जाए तो सबसे अधिक मत के साथ, मतलब वहां पर वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, करीब जो है 66.2%। सोचिए इस बीमारी की महामारी की वजह से। लेकिन इसका मतलब है कि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है जनता के प्रति उन्होंने, जनता ने अपने देश के, मतलब कह सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र प्रमुख के प्रति जो है एक तरह से देखा जाए तो सकारात्मक ये है, बात कह सकते हैं कि उनसे जो है वो उनके ऊपर भरोसा किया, तभी जनता बाहर आई। तो दक्षिण कोरिया का क्या था ये मॉडल, ये बहुत जरूरी है जानना। तो दक्षिण कोरिया का जो मॉडल है तो और सबसे बड़ी चीज ये है कि दक्षिण कोरिया ने कैसे इसको किया। तो दक्षिण कोरिया में पिछले महीने 16 अप्रैल की घटना सोचिए, उस समय पूरी तरह से विश्व में पूरे फैल चुका था। तो इस दौरान करोड़ों लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, सोचिए दक्षिण कोरिया में। इसके लिए साउथ कोरिया सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई। दरअसल कोरियाई सरकार ने लोगों को बड़ी मात्रा में मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर वितरित किए ताकि लोग सावधानी से अपना वोट डाल सकें। मतदान कराने वाले कर्मचारियों के लिए PPE किट, फेस प्रोटेक्शन, मास्क और मेडिकल ग्लव्स का इंतजाम किया। लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया। वहीं पोलिंग बूथ पर आने वाला हर मतदाता का तापमान, इवन जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जो है वह भी, उनको भी नहीं घुसने दिया गया जब तक उनका टेम्परेचर चेक नहीं किया गया। तो दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला ऐसा देश हो गया है जहां कोरोना वायरस के फैलने के बाद संसदीय चुनाव कराए जा रहे हैं। जैसे ही लोग वोट डालने पहुंचते हैं उनका तापमान लिया जाता है। अगर तापमान 99.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक निकलता है तो दूसरे स्थान पर वोट डालने के लिए उनको ले जाया जाता है। उनका कोरोना का टेस्ट कराया जाता था और मतदान केंद्र को डिसइंफेक्ट यानी कीटाणु रहित कर दिया जाता था। चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए दक्षिण कोरिया ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा युवकों को भी सेवाएं वहां पर ली थी। उनको चुनाव ड्यूटी करने के एवज में अनिवार्य सैनिक सेवा करने से छूट दे दी गई थी और इन युवकों ने देश भर में फैले 14,000 मतदान केंद्रों को रोगाणु मुक्त किया और वो ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदाता एक दूसरे से कम 3 फीट से दूर। तो इस तरह से भारत भी दक्षिण कोरिया के मॉडल को अपना सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं नो डाउट इस कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा हो गया है। यह सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर नाजुक और कमजोर लोकतंत्रों की ऑटोक्रेसी में तब्दील कर रहा है। भारत एक बड़ा और सुस्थापित लोकतंत्र कैसे है, इस संकट का जवाब उसे देना है, सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसमें जो शुरू में जो है इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि महाराष्ट्र में 21 मई को चुनाव हो रहा है। यानी महाराष्ट्र का संकट की चर्चा हम कर चुके हैं। जो राजनीतिक संकट था 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री कौन बने थे? उद्धव ठाकरे को 6 महीने के भीतर, चूंकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न तो विधानसभा के न विधान परिषद के, तो इसलिए 27 मई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। ऐसे में जो है सरकार गिरने की नौबत आ सकती थी, उनको अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ जाता। तो समस्या वही थी और चुनाव होना था। तो 26 मार्च को चुनाव रखा गया था, लेकिन इसी कोरोना वायरस के चलते, इस महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग,
चुनाव की व्यवस्था करता, अपनी शक्तियों का उपयोग किया। तो हालांकि राज्यपाल चाहते तो जो है मैं इस बारे में चर्चा कर चुका हूं, याद हो तो आप लोगों को, कि राज्यपाल जो है मनोनीत कर सकते थे, नामित करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन राज्यपाल को विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के साथ एक व्यक्ति को नामित करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 171(3) के अनुच्छेद 171(5) के साथ मिलाकर राज्यपाल को अधिकार है कि वो एक नॉमिनेट कर सकता है विज्ञान, कला, साहित्य और सहकारिता के क्षेत्र के। हालांकि राज्यपाल ने प्रस्ताव को एक पखवाड़े के लिए अधर में लटका दिया। इस स्थिति को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि श्री ठाकरे पर एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के बाद, इस तरह से जैसे बिहार में हुआ था तो सोचे कि ये भी इस्तीफा दे देंगे, तो लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी को बना दिया। ऐसे में लोग ये कयास लगा रहे थे कि उद्धव ठाकरे के बच्चे को बना दिया जाएगा, लेकिन जो है ऐसा नहीं हुआ। फिर प्रधानमंत्री, खासकर इसमें प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया और भारतीय चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई की और 21 मई को अब मतदान होगा महाराष्ट्र की 9 विधान परिषदों का। याद रखिएगा, विधान जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होती है, इसे राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। 169 में विधान परिषद का गठन और उत्पादन दोनों है। ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, तो इसलिए यहाँ पर संक्षिप्त में यही बताऊंगा। और विधानसभा के 288 सदस्य इसमें मतदान करेंगे, क्योंकि इनको कौन वोट देता है विधान परिषद सदस्यों को? यही एमएलए वो है। इस सब के बारे में मैं आपको पिछले डीएनए में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अब बात आती है, चलिए ये तो विधान परिषद का चुनाव है, ये हो जाएगा, लेकिन अभी जो लगे हुए हैं एक साथ चुनाव, पश्चिम बंगाल आप देख सकते हैं, आगामी जो बिहार में 29 नवंबर 2020 को संपन्न होने हैं चुनाव, पश्चिम बंगाल में 30 मई 2021, असम में 31 मई 2021, केरल में 1 जून 2021, तमिलनाडु में 24 मई 2021, पुडुचेरी में 8 जून। तो इतने राज्यों में चुनाव कराना एक चिंता का कारण है। तो लोगों ने कहा कि दक्षिण कोरियाई मॉडल अपनाया जा सकता है, लेकिन अब आप सोचिए कि दक्षिण कोरिया की जनसंख्या कितनी है? सोचिए, मात्र 4.4 करोड़, और यहाँ पर सिर्फ बिहार की 9.5 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल होगा? तो क्या ऐसे में चुनाव आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को केवल 6 महीने की अवधि के लिए सिर्फ स्थगित कर सकता है, जो संविधान में उल्लेख है। तो सदन विधानसभा के 2 सत्रों के बीच संवैधानिक रूप से परिभाषित सीमा है, जैसे अनुच्छेद 85 का 1, देखिएगा जरूर आप इस आर्टिकल को लक्ष्मीकांत में जो दिया गया है। तो 85 के 1 में क्या है, और इस 85 के 1 में क्या है कि केंद्र सरकार यानी 6 महीने की अवधि को बढ़ा सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 174 के 1 में भी क्रमशः यह है कि संवैधानिक रूप परिभाषित किया गया है 2 सत्रों के बीच, तो 2 सत्रों के बीच जो समय 6 महीने का अवधि होता है। तो यह राज्यों में है अनुच्छेद 174 और केंद्र में क्या है 85 का 1, इसे याद रखेंगे। और महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है जो बात की गई है, अब जैसे कि विस्तार की एक और अवधि के लिए यानी संभावनाओं के साथ किया जा सकता है, लेकिन पहला अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 172(1) के लिए अनंतिम है, जिसमें आपातकाल के दौरान यानी अगर आपातकाल है तो 6 महीने की अवधि के अलावा 1 वर्ष के लिए चुनाव स्थगित किया जा सकता है। लेकिन अब आप सोचिए कि आपातकाल की स्थिति तभी घोषित होती है जब राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा हो, न कि महामारी या ऐसी बीमारी के लिए। अब दूसरा विकल्प क्या होता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा करना, जो कि संविधान के अनुच्छेद 356 के 1 के तहत यानी राज्यों की विफलता, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी सीमाओं को बार बार परिभाषित किया गया है। आप देख सकते हैं कि अनावश्यक आप राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कर सकते। तो ऐसे में क्या बीच का रास्ता हो सकता है? तो अब ऐसे में जो है आप देख सकते हैं कि जैसे अब बताया मैंने आपको, बिहार राज्य की आबादी 9.9 करोड़ और कोरिया की जनसंख्या आप देख सकते हैं 4 से 5 करोड़ की तुलना में बहुत बड़ी है। तो चुनाव आयोग उस पुराने मतदाताओं के लिए कुछ लक्षित उपाय बना सकता है जो कोविड-19 के प्रति, जैसे बहुत सारे लोग हैं कोविड-19 का जो पालन कर रहे हैं, उनके लिए वोटिंग की व्यवस्था कर सकता है कि इस तरह से करें। लेकिन और भी कानूनी ढांचे के तहत एक अच्छी तरह से, जैसे प्रॉक्सी वोटिंग, पोस्टल वोटिंग, मोबाइल बैलेट बॉक्स जैसे विकल्प भी आयोग काम कर सकता है। साथ ही सुनिश्चित कर सकता है कि कैसे, चूंकि देखिए लोकतंत्र पूरी तरह से देखा जाए, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 ये 2 साल तक रह सकता है वायरस, इतने लंबे समय के लिए चुनाव करना
चुनाव रोकना यानी लोकतंत्र और संघवाद की भावना के खिलाफ होगा। तो नतीजन क्या है कि अब चुनाव आयोग के समक्ष एकमात्र रास्ता बचता है चुनाव कराना। तो भारत इस महामारी के दौरान चुनाव कराने वाला एकमात्र देश नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अनुसार 9 देश पहले ही सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान राष्ट्रीय चुनाव और जनमत संग्रह करा चुके हैं। उनमें से दक्षिण कोरिया पहला ऐसा देश था, मैंने आपको बताया भी, और वहां मतदान भी देख रहे हैं 28 साल में 66.2% हुआ है। तो इस तरह से भारत भी इस तरह की बातों को अपना सकता है। मैंने कोरियाई मॉडल भी बताया, काफी अच्छा ये लेख है। इसी पर आधारित एक प्रश्न दिया हूं, इसको लिखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है कि कोविड-19 महामारी स्थापित विश्व व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे में क्या कोविड-19 महामारी भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए खतरा एवं भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष चुनौती है? चर्चा करें 250 शब्दों में। इसको लिखने का प्रयास करिएगा और इस क्वेश्चन को चेक जरूर कराइएगा आप लोग। दूसरा एडिटोरियल पेज नंबर 6 पे ही आया है, इंडिया नीड्स टू इनएक्ट ए कोविड-19 लॉ, यानी भारत को एक कोविड-19 के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि तदर्थ और प्रतिक्रियात्मक नियम निर्माण के से जो संघ और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी आपको खुद भी दिख रहा होगा। तो ऐसे में अब देखिए, जो अपने यहाँ है भी, अभी मार्च में जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो उसी के दरमियान जो है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत तालाबंदी की गई, यानी लॉकडाउन किया गया, लेकिन आपदाओं के प्रभाव प्रबंधन और जुड़े आकस्मिक मामलों के लिए प्रदान किया गया था। तो इस अधिनियम में क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की गई है, लेकिन इसमें इतना उपाय नहीं किया गया है कि लोगों के साथ कैसे इस कानून, यह उतना मजबूत कानून नहीं है। फिर आपने देखा होगा महामारी रोग अधिनियम 1897 ये लाया गया, जो कि इतना पुराना, 123 साल पुराना, इसमें अध्यादेश ला करके इसको कुछ मजबूत किया गया है। हालांकि अब इससे लोग डरने लगे हैं, नहीं पहले इसमें कुछ मात्र 200 रुपए के मुचलके पर लोग छूट जाते थे। फिर क्या है, फिर उसमें धारा 144 की 3 आदमी से ज्यादा। तो अब ऐसे ये सब जो आदेश हैं ये लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए, लेकिन ये पूरी तरह से कहा जाए तो देखिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एक कानून की आवश्यकता है। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूके का, वहां तुरंत कोरोना वायरस अधिनियम 2020 लाया यूनाइटेड किंगडम ने, इसी तरह से सिंगापुर ने लाया। तो कोविड-19 से जुड़े सभी मुद्दे से निपटने के लिए एक व्यापक कानून, जिसमें स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को आपातकालीन पंजीकरण, शैक्षिक संस्थानों का अस्थायी बंद होना, आपराधिक कार्रवाइयों के लिए ऑडियो विजुअल सुविधाएं प्रतिबंधित करने की शक्तियां शामिल हैं, सभा और उद्योग का वित्तीय सहायता। इसी तरह सिंगापुर ने भी संक्रामक रोग अधिनियम 2020 पारित किया, जिसमें ठहरने के आदेश जारी करने का प्रावधान है। कम जोखिम वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा निर्दिष्ट आवास सुविधा में भेज सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूके और सिंगापुर के कानून दोनों ही असंदिग्ध परिस्थितियों और कानून के रूप में बाध्यकारी दायित्व को निर्धारित करते हैं। सिंगापुर कानून के तहत अगर कोई वहां पर उल्लंघन सोचिए करता है तो $10,000 तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके विपरीत भारतीय दंड संहिता की धारा 188 अगर हम लोग लगाते भी हैं, इसमें क्या है, मात्र 200 रुपया और 1000 तक का जुर्माना या 1 से 6 महीने की कैद। तो फिर भी धारा 188 के तहत कार्रवाई केवल निजी शिकायत द्वारा ही शुरू की जा सकती है, न कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से। तो जैसे इन दिशा निर्देशों आदेशों से उत्पन्न होने वाले अपराधों का आपराधिक क्षेत्र अधिकार के मामले में कमजोर आधार है, जिसमें लॉकडाउन के उद्देश्य कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है एक सख्त कानून की आवश्यकता है भारत को, और ऐसे में भारत यानी केंद्र को, यानी संघ और राज्य समन्वय भी स्थापित करना बहुत जरूरी। इसीलिए केंद्र राज्य संबंध के बीच में थोड़ा सा मैं संवैधानिक पॉइंट यहाँ पर केंद्र राज्य समन्वय, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग में दोनों की जो सिफारिशें हैं, साथ साथ इसमें एक पॉइंट और है कि जैसे अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं। जैसे अनुच्छेद 261 क्या कहता है, 261 कहता है कि सार्वजनिक कानूनों, अब जैसे ये कानून बनेगा सभी के लिए, तो रिकॉर्ड और प्रत्येक राज्य तथा संघ की न्यायिक कार्रवाई के लिए पूर्ण विश्वास और पूरा श्रेय भारतीय भूभाग को दिया जाना चाहिए, यानी इसमें केंद्र और राज्य दोनों का समन्वय। फिर अनुच्छेद 262 में क्या है, नदी जल बंटवारा। तो संसद विधि द्वारा किसी भी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर निर्णय या फैसला सुना सकती है। और 263 क्या है, अनुच्छेद 263
इसमें भी विवादों पर यानी बीच विवादों पर चर्चा की गई। एक राष्ट्रपति को जांच करने के लिए एक अंतरराज्य परिषद का गठन करने की शक्ति देता है और यह राष्ट्रपति को कुछ या सभी राज्यों या सभी संघ अथवा एक से अधिक राज्यों के उन विषयों पर चर्चा करने की अनुमति देता है जिन पर सभी का एक साझा हित होता है। तब ऐसे में क्या है, कोविड-19 क्या है, कोई एक राज्य की समस्या, केंद्र की समस्या नहीं, पूरे राज्यों की समस्या है। तो ऐसे में जो है कानून बनाया जा सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 307 में क्या दिया गया है, संसद कानून के द्वारा व्यापार और वाणिज्य के अंतरराज्यीय स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उचित समझे जाने वाले कानून द्वारा ऐसे प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है। आपातकाल, अब ये तो बहरहाल एक तरह देखा जाए तो यह हेल्थ इमरजेंसी है, पूरी आपातकाल नहीं है। जैसे अनुच्छेद 352, 356, 360 उसमें भी केंद्र राज्य के संबंधों को बताया गया है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन हो जाती हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 में भी राज्य विधानमंडल के अलावा राष्ट्रपति खुद सभी राज्यों राज्य में राज्यपाल प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को, ये आपको पता होगा। फिर 360 में वित्तीय आपात के दौरान संघीय केंद्र किसी भी राज्य सरकार को वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने का दिशा निर्देश दे सकता है। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। तो यह जो है, तो इसलिए एक कानून की आवश्यकता है। इसी पर आधारित एक प्रश्न दिया हूं, इसको लिखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है कि क्या भारत को ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देश की तरह कोविड-19 से जुड़े मुद्दों को निपटाने के लिए व्यापक कानून की आवश्यकता है? चर्चा करें। इसको 150 शब्दों में GS के 2 यानी पॉलिटी से जोड़ सकते हैं, इसको लिखिएगा जरूर। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पे आई हुई खबर है, वाटर विजडम ड्यूरिंग ए पेंडेमिक। यानी देखिए यहाँ पर ये भी बहुत ही अच्छा लेख आया हुआ है। एक महामारी के दौरान पानी का मतलब पानी के बचाने की बुद्धिमत्ता यानी कार्बन सिंक को बचाने जैसे जलवायु लचीला कार्यों पर अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। तो 22 मार्च को, अभी एक महीने पहले यानी अभी मई चल रहा है यानी अप्रैल के पहले 22 मार्च को विश्व जल दिवस, इसका थीम ही था इस बार का जो है ऑनलाइन ही किया गया, मनाया गया, जिसमें कोविड-19 महामारी के प्रकाश में WHO द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देश जारी किए गए और फिर भी इसका व्यापक उद्देश्य निरंतर बना रहा। ताजे पानी के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थायी प्रबंधन की वकालत करते हैं। तो अब इसमें जो है बहुत ही अच्छा है कि इस तरह से कि जल एवं जलवायु परिवर्तन, इस बार की जो मेन संयुक्त राष्ट्र की थीम है जलवायु परिवर्तन, तो इसी पर आधारित मैंने प्रश्न दिया है। तो इसमें वही है कि कैसे हम अपने यानी मैनेजमेंट प्रबंधन करें जल का, इसके लिए रणनीति यानी चरम मौसम की घटनाओं, समन की रणनीति, इन सब की जो है इसमें हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है तो इसका जो है प्रश्न देख लिया जाए, तब जो है बहुत अच्छे से इसको मैं एक एक करके एलैबोरेट कर देता हूं। प्रश्न है कि भारत में जल संसाधन की स्थिति पर चर्चा करें। क्या आप सहमत हैं कि जल और जलवायु परिवर्तन दोनों में अंतर संबंध है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च 2020 को मनाया गया, जिसमें जल और जलवायु परिवर्तन दोनों के अंतर संबंध पर इस बार आधारित था। तो UN वाटर का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के पानी के प्रभावों को अपनाने से स्वास्थ्य की रक्षा होगी, जीवन की रक्षा होगी, साथ ही पानी का अधिक कुशलता से प्रयोग करने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा। आप देख सकते हैं इस समय कोविड-19 की वजह से पानी की कितनी आवश्यकता हो गई है। यानी कोविड-19 इस बार की चर्चा में कोविड-19 ही था, हाथ धोने और स्वच्छता पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया गया था। तो विश्व जलवायु दिवस एक वार्षिक संयुक्त पर्यवेक्षण दिवस 22 मार्च जो ताजे जल के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो ताजे जल के संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की वकालत करने के लिए इस दिन का उपयोग किया जाता है और इस दिन का विषय स्वच्छ पानी, स्वच्छता से संबंधित विषयों पर केंद्रित है, जो सतत विकास लक्ष्य के 6 के लक्ष्य के अनुरूप है। यानी विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 का अगर देखा जाए संस्करण का शीर्षक तो जल और जलवायु परिवर्तन ही है, जिसका उद्देश्य है कि जल समुदाय को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद करना है। जलवायु परिवर्तन समुदाय को उन अवसरों से बनाने में बताना है जो जल प्रबंधन के प्रस्तावों में अनुकूल और समन के आधार पर सुधार करते हैं। जल चक्र का परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, गरीबी में कमी के जोखिम भी उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार यह सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा। तो संयुक्त 2020 की संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, अवसरों और संभावित प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित है। अनुकूलन, शमन और बेहतर लचीलापन के संदर्भ में
जल प्रबंधन में सुधार के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। और याद रखेंगे 22 मार्च को जल दिवस जो मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, 1993 से ये प्रथा शुरू हुई थी। अब भारत के जल संसाधन की, इसमें चूंकि ये प्रश्न है कि संसाधन की स्थिति पर चर्चा, इसको सुन लीजिएगा तब लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो वर्तमान में स्थिति जो भारत में है, तो बर्फबारी सहित भारत में वार्षिक वर्षा जो कि पानी का मुख्य स्रोत है, लगभग 4000 BCM है, जो कुल वर्षा का लगभग 53.3% वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के कारण नष्ट हो जाता है। तो जो देश के 1800, याद रखिएगा, 69 BCM जल को शेष रहने देता है। तो इससे उपलब्ध उपयोग योग्य जल संसाधन 1137 BCM है, जिसमें से 690 BCM सतही जल और 447 BCM क्या है, अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल है। तो केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रकाशित जल और संबंधित सांख्यिकी के अनुसार देश में प्रतिवर्ष वार्षिक पानी की उपलब्धता 2001 में जो है 1816 यानी घन मीटर कहते हैं से घटकर 2011 में 1544 घन मीटर हो गई है। तो इस तरह से फाल्कन मार्क इंडेक्स के अनुसार पानी की कमी के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले उपायों में से एक, यदि एक देश में नवीकरणीय जल की मात्रा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 1700 घन मीटर से नीचे है तो देश में पानी के तनाव का अनुभव होता है, तथा यदि 1000 घन मीटर से नीचे है तो पानी की कमी का अनुभव होता है। तो राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग ने उच्च मांग परिदृश्य के लिए 1180 BCM यानी घन मीटर पानी की कुल मांग का अनुमान लगाया है। तो जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण, कृषि ऊर्जा, उद्योग क्षेत्र में पानी की बढ़ती मांग, प्रदूषण, अकुशल प्रबंधन, खराब संस्थागत तंत्र के कारण जल संसाधन दबाव का सामना कर रहे हैं। अंतरिक्ष और समय पर जल संसाधनों के असमान वितरण के कारण कई क्षेत्रों में पानी की कमी का अनुभव किया गया है। तो यह योजना से सरकार के पास जल संसाधनों के विभिन्न पहलुओं के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, जैसे योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो सिंचाई के लिए एक अम्ब्रेला योजना है, दिसंबर 2019 तक 99 प्रमुख मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की प्राथमिकता दी है। सरकार ने अविरल और निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए अपना पारिस्थितिकी और भूवैज्ञानिक अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए गंगा नदी की सफाई कायाकल्प के लिए 2014-15 में याद हो तो नमामि गंगे योजना शुरू की थी। 15-17 की अवधि में डेटा जो है कह सकते हैं ऑक्सीजन और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के संदर्भ में पानी की गुणवत्ता में सुधार को इंगित करता है। फिर चुनौतियां क्या हैं, तो भूजल का लगातार बढ़ती निर्भरता, इसके निरंतर अत्यधिक दोहन भूजल स्तर को कम कर रहे हैं, पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर में जो है बहुत सारे कंटामिनेशन आप देख रहे हैं, प्रदूषण की वजह से जो है फैल रहा है। पश्चिम बंगाल सांखिया का आर्सेनिक का प्रदूषण आप देख सकते हैं, पीने योग्य पानी नहीं रह गया है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बड़े बड़े जो पंप बोर, जलापूर्ति पाइपलाइनों की मरम्मत समय पर नहीं हो पा रही, इससे विशेष क्षेत्र में पेयजल संकट विद्यमान हो गया है। औद्योगिकरण, नगरीकरण के दबाव के कारण पानी के स्रोत नष्ट होते जा रहे हैं। अधिकांश शहरों और लगभग 19,000 गाँव के भूजल में नाइट्रेट, फ्लोराइड, कीटनाशक आदि स्वीकार सीमा से अधिक पाए गए। तो ये सब क्या है, तो यही सब तो आगे जो कार्यक्रम 2022-23 तक जल संग्रहण क्षमता के परियोजनाओं को निर्धारित करने के लिए 253 BCM के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर उसको 304 BCM करने की आवश्यकता है। पानी की दक्षता को बढ़ाना है, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण, भूजल प्रबंधन, इन सब बातों को लिखना है आपको इस प्रश्न के अंतर्गत। जल संचयन, इसमें वाटर शेड मैनेजमेंट, चेक डैम डेवलपमेंट, बारिश के पानी का संग्रहण, सुझाए गए सुधार हैं। नीति आयोग ने भी रिवाइटलाइजेशन ऑफ रिवर्स ऑफ की अवधारणा नोट विकसित की है, जिसमें प्रमुख राज्यों से होने वाले पायलट आधार पर लागू किया जाता है। तो इस तरह से गंगा में अविरल और निर्मल धारा सुनिश्चित करने के लिए नदी को एकल प्रणाली के रूप में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। बाढ़ प्रबंधन के माध्यम से अवधि के उपायों पर एक योजना की आवश्यकता है। इसमें असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के अधूरे कार्यों को पूरा करना शामिल है। तो 2022 तक सभी क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता यानी 2017 के आधार वर्ष के रूप में सुधार के लिए कार्य योजना भी तैयार की जानी चाहिए। तो नीति आयोग द्वारा विकसित समग्र जल प्रबंधन सूचकांक का उपयोग
जल संसाधन प्रबंधन की दक्षता में सुधार और आकलन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया जा सकता है। तो इस तरह से यह जो है इसको लिखिएगा। ये सारे पॉइंट जो हमने बताए हैं पहले भी इस पे चर्चा किया हूं, तो इसको नोट करके लिखने का प्रयास करिएगा। इस तरह से आज हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों को लिया, प्रीलिम विशेष प्रश्नों को लिया। तो अब आज हमने 2 ही प्रीलिम विशेष प्रश्न लिए हैं और मुख्य परीक्षा के 3 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि और भी जो IR से संबंधित थे उसमें भी मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न बन सकते थे, तो उनको भी आप चाहे तो अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।